बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। कोरोना की वबाई सूरत हाल और बजट पर गर्मा गर्म बहस के दौरान वफाकी हुकूमत के कौमी असम्बली में नंबर्स कम हो गए हैं। हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, एक बड़ा चैलेंज है। वफाकी हुकूमत के अहम इत्तेहादी BNP ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। इस बात का ऐलान BNP मैंगल ग्रुप के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर किया। हुकूमत से शिकवे किए, शिकायत की और उनसे किए गए वादे याद कराए जो वफा ना हो सके हैं। ख़ास तौर पर उनका जो आज का नुक्ता रहा वो लापता अफराद की बाजियाबी के बारे में रहा। उन्होंने कहा कि 418 अफराद बाजियाब हुए लेकिन नए 518 अफराद लापता हो गए हैं। ये एक बड़ा मसला और बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन उनके खिलाफ चलाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्हें बलूचिस्तान में जो उन्होंने आवाम से वादे किए हैं उन वादों के बारे में जवाब देना पड़ रहा है। उन्होंने अलहदगी इख्तियार करते हुए ये भी कहा कि स्पीकर का इंतखाब हो, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो, कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब हो, सदर का इंतखाब हो या फिर सेनेट में, तमाम ही फोरम पर उन्होंने हुकूमत का साथ दिया है लेकिन अब हुकूमत का साथ नहीं दे सकेंगे क्योंकि उनसे किए गए वादे वफा ना हुए। आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कमेटी के फैसले के तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। स्पीकर के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। डिप्टी स्पीकरशिप की वोट की जरूरत थी, हमने दी। प्राइम मिनिस्टर के वोट की जरूरत थी, हमने दी। प्रेसिडेंट के वोट की जरूरत थी। लास्ट बजट में आप लोगों को वोट की जरूरत से अपोजिशन हमसे चीख रहे थे कि हमारे साथ बैठे उधर क्यों होते। अगर हिसाब करना चाहते हैं आए हमारे साथ हिसाब करें। खुदा की कसम लेकर कहता हूं आप लोगों का एक एक सर का बाल जो है वो बलूचिस्तान का जो कर्जदार होगा, बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं होगा। यहाँ पर अफगानिस्तान पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, बलूचिस्तान पीस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। क्या उसके लिए हमें IMF या वर्ल्ड बैंक की इजाजत की जरूरत है? सरदार अख्तर मैंगल ने कहा जमहूरी सिस्टम को जारी रखेंगे और आज़ाद नशिस्तों पर बैठेंगे, कौमी असम्बली के सेशंस में शिरकत भी करेंगे। बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सूरत हाल है जो ख़राब हुई, हुकूमत से इत्तेहादी अलग हुए, ये सब कुछ अचानक हुआ या बात पहले से बिगड़ी हुई थी? और अपोजिशन क्या आने वाले दिनों में BNP मैंगल या हुकूमत की जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनसे राबिता करेगी या नहीं करेगी? 184 में से अब 180 कौमी असम्बली में हुकूमत की सीटें रह गई, अपोजिशन के पास 157 थी। अगर सरदार अख्तर मैंगल शमूलियत का इख्तियार करते हैं तो फिर 161 सीटें अपोजिशन की हो जाएंगी। क्या मजीद इत्तेहादी भी हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं? बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए और बड़ी मुश्किल है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं मगर सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है और अब सूरत हाल ये है कि 24 घंटों में 100 से ज़ायद यानी ट्रिपल फिगर में जाँ बहक अफराद की तादाद आना शुरू हो गई है और जो नए पेशेंट आ रहे हैं वो भी 2000-3000 के करीब तादाद होती है। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया, मुआवन खुसूसी बराए से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने खुद कहा कि अब हम इस सिचुएशन में हैं कि लिविंग विद द वायरस, इसके साथ हमें रहना पड़ रहा है। हमें किस तरह रहना है, एहतियाती तदाबीर को किस तरह इख्तियार करना है, ये एक बड़ा सवाल और बड़ा चैलेंज है। मुतअद्दिद इलाकों को हुकूमत की जानिब से सील किया जा रहा है, बड़े शहरों में जिनमें लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद जैसे बड़े शहर शामिल हैं। यहाँ पर मुतअद्दिद इलाकों को सील कर दिया गया और सख्त लॉकडाउन उन इलाकों में किया गया ताकि सूरत हाल बिगड़े नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी आज सूरत हाल पर शदीद गुस्से का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कोरोना के हवाले से किसी किस्म के बजट में कोई ख़ास रकम मुख्तस नहीं की। ये एक ऐसी वबा है जिससे निमटने के लिए फ्रंट लाइन फाइटर्स के लिए रकम मुख्तस करनी चाहिए थी। और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने आवाम को कोरोना के साथ छोड़ दिया, हुकूमत इस मामले पर हार मान चुकी है। आवाम जाने कोरोना जाने, क्या वाकई मौजूदा हुकूमत ने कोरोना वबा के सामने सरेंडर कर दिया है? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा।
वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली तशफीन सफदर साहिबा। आप वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं MK हिना परवेज भट्ट साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा है। आपका भी बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जान अचकजई साहब ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। तशफीन साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। एक बड़ा चैलेंज आ गया आप लोगों के लिए, बड़ी मुश्किल है। किस तरह हुकूमत इसको डील करने जा रही है, और हुकूमत ही डील करेगी? क्योंकि अगर जहांजेब जमालदीनी साहब का बयान देखें तो वो तो कह रहे हैं कि हुकूमत तो बिल्कुल बेबस है। लेकिन बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात आ गई, क्योंकि हमारे लिए अख्तर मेंगल साहब बहुत ही काबिल एहतराम हैं, बड़े मुदब्बर किस्म के वो सियासतदान हैं। और मेरा ख्याल है कि पार्टी जो हमारी हुकूमत है या हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो मुसलसल उनसे राब्ते में है, और उनके जो भी एतराज़ात हैं या उनके जो भी मुतालबात हैं उनको इंशाअल्लाह ताला एड्रेस किया जाएगा, और उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर भी किया जाएगा। जब पहले उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था तब क्यों एडजस्ट नहीं किया गया? दूसरी बार ऐसा मौका क्यों आया? और आपने कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ ही सीटों पर हुकूमत कायम है, अगर 4 सीटें कम हो जाएं तो ये बड़ी बात होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पहले एड्रेस नहीं किया गया या ये या वो। आपको पता है कि पहले जब हमें हुकूमत मिली है तो हमें मुख्तलिफ महाज पर मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं उनका सामना है, और ये हो सकता है कि कई दफा हम चीजों को इस तरह से प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि कुछ चीजें जब डिले का शिकार होती हैं थोड़ा सा, तो हमारे कुछ मेंबर्स जो हैं वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। देखिए, नाराजगी तो पार्टी के अंदर मेंबर्स की भी होती है, और जो अब तो खुलकर सामने आ गई ना, असेंबली के फ्लोर पर उन्होंने इस बात का इज़हार कर दिया। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के अगर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और वो इकट्ठे होकर चलने शुरू करते हैं तो उसमें भी नाराजगियां होती हैं। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि नाराजगियों को जल्दी से जल्दी हल कर लेना चाहिए, और अगर पहले उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके सारे मुतालबात को एड्रेस करने की बात की जा रही, क्योंकि बलोचिस्तान हमारा बहुत बड़ा सूबा है और हमारे लिए बहुत अहम है। हम उसको किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते जी। ये तो है ही नहीं कि किसी जगह। लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने तो आज ये कहा कि जिस तरह कंटेनर पर खान साहब ने बलोचिस्तान का जिक्र किया था, और जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो बलोचिस्तान के मामले को बिल्कुल ही भूल गए। जी, मैंने यही अर्ज किया कि समटाइम्स जिस मुख्तलिफ महाज पे जब कोई बंदा लड़ रहा होता है तो किसी चीज में अगर डिले होता है तो कुछ मेंबर्स फ्रस्ट्रेशन का शिकार या नाराज हो जाते हैं कि ये चीज पहले क्यों नहीं हो रही। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि वो चीज हमारी लिस्ट में नहीं है या हम उसको करने की इंटेंशंस नहीं रखते। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है या इनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खान साहब की पहली प्रायोरिटी में है। बस एक बेहतर वक्त का और उसका इंतजार किया जा रहा था, और मेरा ख्याल है कि वो बाकायदा उनके साथ राब्ते में भी हैं हम लोग। और बेहतर वक्त के इंतजार में कहीं वक्त आप लोगों के हाथ से ना निकल जाए। मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। जी बेहतर करेगा ऐसी कोई। जी, मैं वापस आऊंगा। हिना साहिबा, खुशकुन सूरत हाल है अपोजिशन के लिए, खासतौर पर PMLN के लिए। आप क्या समझती हैं, अपोजिशन आने वाले दिनों में BNP मेंगल से और जो हुकूमत के दीगर इत्तेहादी हैं उनसे राब्ता करने जा रही है? जवाद साहब, पहली तो बात है कि सिर्फ इत्तेहादी जो हैं वो इस हुकूमत से नाराज़ नहीं हैं, बहुत से और लोग भी इस हुकूमत से नाराज़ हैं। अभी तो हमने सिर्फ मेंगल साहब की बात की, आपको पता है कुछ फ्यू मंथ्स बैक MQM भी इनसे नाराज़ थी, और उससे पहले आपको पता है काफ़ी भी इनसे खुश नहीं है। लेकिन और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, PTI की हुकूमत से इनके अपने MPs जो हैं वो खुश नहीं है, आवाम खुश नहीं है, मजदूर खुश नहीं है, ताजिर खुश नहीं है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने तो गुज़िश्ता दिनों कहा था कि 20 से ज़ायद MPs हैं PMLN के जो उनसे राब्ते में। देखिए, मैं अपनी पहले बात कंप्लीट कर लूं। सिर्फ एलाइज जो हैं जिन्होंने मिलके इमरान खान साहब के साथ हुकूमत बनाई थी, सिर्फ वो नाराज नहीं है, सब लोग नाराज हैं। डॉक्टर्स नाराज हैं, एग्रीकल्चरिस्ट नाराज हैं,
इंडस्ट्रियलिस्ट, ताजिर, अवाम सब इनसे नाराज है, बल्कि इनके अपने एमपीएस नाराज हैं, और सिर्फ इसलिए नाराज हैं क्योंकि इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से और झूठे वादे। अब अख्तर मेंगल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो वादे इमरान खान साहब ने उनसे किए थे वो उनको पूरे करने चाहिए। जो भी उनको डेवलपमेंट फंड्स देने थे या बलूचिस्तान को प्रायोरिटी रखना था, इसी तरह आप साउथ ऑफ पंजाब को देख लें, इन्होंने साउथ ऑफ पंजाब के लोगों से बहुत वादे किए, उनको भी पूरा नहीं किया। तो अगर एलाइज जो है वो नाराजगी शो कर रहे हैं तो उनकी नाराजगी जो है वो जस्टिफाइड है। और दूसरी बात कि इस वक्त लाइबिलिटी जो है वो एलाइज पे भी आती है। देखिए, अगर हुकूमत बुरा परफॉर्म करती है तो और एलाइज इनका पार्ट रहते हैं तो वो मलबा इन पे भी गिरेगा, तो दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल इफ दे आर पार्ट ऑफ इट। अगर एलाइज को इस टाइम पे लगता है वो हुकूमत की परफॉर्म से खुश नहीं है तो वो साइड पे हो जाए। दूसरी बात, आपने हमारी पार्टी की बात की, देखिए हम लोग बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर बिल्कुल बिलीव करते हैं और हम किसी भी साजिश, किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये हुकूमत अपने बलबूते पे अपनी बैड परफॉर्मेंस से गिरेगी और हम जो है ना, हम तो एज PMLN पार्टी प्रेफर करेंगे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, नए मैंडेट से हुकूमत हो। हमें ये मांगे तांगे की कमजोर हुकूमत नहीं चाहिए। हम बिलीव करते हैं कि जब नए इलेक्शंस होंगे और जिस तरह इनने 2018 में रिगिंग की, मांगे तांगे की हुकूमत बनाई, एलाइज की कोशिश की, जहांगीर तरीन ने पंजाब के लोगों को इकट्ठे किया, हम ऐसी हुकूमत में बिलीव नहीं करते। लेकिन इन एलाइज के लिए इंपॉर्टेंट है कि दे आर अ लाइबिलिटी, सो दे शुड डिसाइड कि हुकूमत की बुरी परफॉर्मेंस इन पे भी बुरी पड़ेगी, इनका भी नाम खराब होएगा, तो इनको इस चीज का बिल्कुल अच्छा 20 जून को हिना साहिबा जो इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रही है, PMLN तो उसमें तवातुर से शरीक होती है, तो आपके पास कुछ है इत्तलात? इस बार सरदार अख्तर मेंगल भी उस कॉन्फ्रेंस में आने जा रहे हैं? देखिए, आज सरदार अख्तर मेंगल साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो शो किया और बड़े जेन्युइन थे, तो आई डोंट नो, उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं की ना मुझे पता है, लेकिन उन्होंने कहा वो आजाद बेंचेस पर बैठेंगे और पार्लिमानी प्रोसेस है इसका हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन जो 20 जून को APC होने जा रही है जिसमें PMLN और JUI फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा अहम और बड़ी जमातें हैं, तो उसमें सरदार अख्तर मेंगल साहब को बुलाने का फैसला हो गया? ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। और जैसे हम जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और ऑपोजिशन की अलायंस इकट्ठे है, हम सारी ऑपोजिशन से मिलके जो भी फैसला होता है वो करते हैं। अख्तर मेंगल साहब मोर देन वेलकम है टू ज्वाइन, लेकिन ये पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी या उनको पता होएगा, और अख्तर मेंगल साहब भी आपको अपनी उनके स्पोक्स पर्सन इसका इतला देंगे और पार्टी लीडरशिप का बयान आएगा। अच्छा ज़ई साहब, आप समझते हैं हुकूमत इस चैलेंज से निमट लेगी? पहले ही वबाई सूरत हाल से परेशान है, बजट सेशन पर बहस भी चल रही है, एक बड़ा चैलेंज सामने आ गया बलूचिस्तान में। आप बलूचिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आपको लगता है शराइत मान ली जाएंगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि BNP मेंगल के जाने से हुकूमत गिरेगी। नंबर गेम्स बेशक 4 हो, 5 हो, 10 हो, अगर आप हुकूमत में हैं और आपके टेबल पे आज 10 वजारतें रखें तो मैं नहीं समझता कि इसको रेजिस्ट किया जा सकता है। बहुत से MNAs PMLN के, पीपल्स पार्टी के, उनके लिए भी ये आसान है कि गवर्नमेंट को ज्वाइन कर सकें। जब आप हुकूमत में नहीं होते तो बहुत ही मुश्किल होता है MNA और MP की हैसियत से कि आप लोगों के मसाइल हल करें इंतजामी डेवलपमेंट के, तो हुकूमत से बाहर रहना एक मुश्किल फैसला होता है। नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त मरकज में ना होना उनके बहुत से MNAs के लिए एक डिफिकल्ट चॉइस है। लेकिन अगर आज इमरान खान साहब हुकूमत में होते हुए या उनकी हुकूमती जमात बहुत से लोगों के सामने ये ऑप्शंस देते हैं कि हम आपको वजारतें देंगे, तो हो सकता है उनका ये जो नंबर गेम हो ये और भी ज्यादा हो जाए। तो इमीडिएटली उनका कोई खतरा नहीं है। सियासी पार्टियां बिलखसूस छोटे इत्तेहादी जो है जब कॉलिशन का हिस्सा होते हैं तो वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। पब्लिक बयानिया जो भी है, जितना भी है, आवाम के लिए वो एक बयानिया तो सेट करते हैं, लेकिन अंदर से बातें यही होती है कौन सी वजारत मुझे देनी है, किस DPO को, किस सेक्रेटरी को आपने तब्दील कर देना है, जो रियल पॉलिटिक है। और इसी की बुनियाद पे सियासी पार्टियां अपने जो वोटर्स हैं उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मेंगल साहब, बात सिर्फ यही है, ये बात बजट सेशन के दौरान खराब हुई है, ये मामला
पहले से ही खराब चल रहा था, मेंगल साहब डिसाइड कर बैठे थे कि वो बजट सेशन में बाकायदा तौर पर अनाउंस कर देंगे? नहीं, देखिए ओकेजन तो पहले भी उनके ग्रीवेंसेस थे, उनको लग रहा था कि बलूचिस्तान में भी उनके लिए हुकूमत में कोई जगह नहीं बन रही, मरकज़ में भी उनके ख्याल में उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे थे, बिलखसूस वो मुतालबात जो उनके गवर्नेंस के हवाले से थी। बाकी जो 6 नुकात हैं वो हर सियासी पार्टी सियासी बयानिया सेट करती है, नारे देती हैं और मुतालबात यूँ रखती है जैसे शायद ही यही चीज़ें हैं जो वो हुकूमत से मांग रही है, लेकिन असल में पस पर्दा एक पब्लिक पॉस्चरिंग है, एक प्राइवेट पॉस्चरिंग है, उसमें और चीजें डिस्कस होती हैं। लास्ट टाइम जब उन्होंने धमकी दी थी, आपको मालूम है, कुछ अरब बिलियंस के खातिर डेवलपमेंट फंड्स उनके एमपीएस और एमएनएस को दिए गए, तो उन्होंने अपना अलहदगी का जो थ्रेट था वो मौखर किया। तो अब भी इसका चांस है कि वो कल इस थ्रेट को वापस लें। सियासत में कोई बात भी हर पे आखिर नहीं होती। MQM PMLN क्यू की जो हिस्ट्री हमारे सामने है, इस वक्त अपोजिशन में रहना कोई इंसेंटिव नहीं है सियासी पार्टियों के लिए। अपोजिशन का मतलब है ये काला पानी, आप अपने एमएनएस के जो नीड्स हैं वो पूरे नहीं कर सकते, मुश्किल से पार्टी इतिहाद को भी आप जारी रख सकते हैं। तो ये बड़ी सियासी पार्टियों के लिए भी चैलेंज होता है और छोटी सियासी पार्टियों के लिए भी चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज होता है। आप समझते हैं कि सियासत में कोई भी बार हरफ़े आखिर नहीं होती। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क में तेजी से ये वायरस फैल रहा है और हुकूमत क्या काफी है इस वायरस को रोकने के लिए? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। कोरोना वायरस तेजी से पाकिस्तान में पंजे गाड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। आज अपोजिशन लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। तशफीन साहिबा, आप क्या समझती हैं? शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि कोरोना से लड़ते गरीबों के लिए बजट में कोई पैसा हुकूमत ने नहीं रखा, हुकूमत ने आवाम को छोड़ दिया और कोरोना के हाल पर के आवाम जाने कोरोना जाने, गवर्नमेंट कोई इक़दाम नहीं कर रही। क्या ऐसा ही है? देखें जी, मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करूंगी बात को कि अभी जो बात हुई कि नंबर गेम की बात है या फिर ब्लैकमेलिंग की या धमकी की बात है, जी ऐसी कोई बात नहीं। मैं फिर भी यही कहूंगी कि BNP वाले हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है और हमारी यही कोशिश होगी कि वो हमारे साथ वापस आ जाए और हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात को बिल्कुल दूर करेंगे। और मेरी बहन ने कहा जी हुकूमत अपने मुंह अपने बलबोते पे खुद ही गिरेगी, तो मैं ये समझती हूँ कि नहीं, अब तक की जितनी हुकूमतें हैं उनमें से बेस्ट परफॉर्मेंस ये हुकूमत दे रही है। और एंड ऑफ द डे ये फैसला होता है कि किस हुकूमत ने सिस्टम की सही पोजीशन कह रही है 70 साल, बल्कि अगर फिगर्स भी देखें तो 70 साल तारीख में पहली बार मंफी ग्रोथ हुई है। आप कह रही हैं बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है हुकूमत। मैं आपको ये बता रही हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस वहां से जज होती है कि कौन सी हुकूमत एक बेस्ट सिस्टम देने की तरफ जा रही है जी मुल्क को। अगर हमने मंफी ग्रोथ दी है तो उसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात रहे हैं। और अगर आप मेंबर्स के इधर उधर होने की बात करते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आपने सेनेट का एक्सपीरियंस अपना देख चुके हैं, वहां तो आपकी अददी अक्सरियत थी जी। हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत इन द एंड ऐसा परफॉर्म करके जाएगी इंशाल्लाह कि ये ख्वाब जो है ना, ये आपके ख्वाब ही रहेंगे। अगली दफा इंशाल्लाह फिर इमरान खान साहब ही आएंगे। और दूसरी बात की आपने कोरोना के हवाले से, तो मैं अगेन यही कहूंगी, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी बड़ी तफसील से कोरोना के ऊपर बात की थी कि इस हुकूमत की स्ट्रैटेजी डे फर्स्ट से कोरोना के हवाले से बहुत बेस्ट रही है। और ये चाहे वो तबी मामला हो या मौशी मामला हो, लेकिन मुखालफिन, आप लोगों के मुखालफिन ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी में फर्क है। वो मिसाल देते हैं न्यूजीलैंड की, उस पर गवर्नमेंट ये कहती है कि न्यूजीलैंड एक छोटा मुल्क है, वहां आसान है, तो फिर छोटा मुल्क तो मैक्सिको भी है, वहां कितनी तेजी से कोरोना फैला। फर्क यह है कि स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी हुकूमत की। नहीं, मैं ये बात बहुत दफा कह चुकी हूँ कि आप किसी भी मुल्क से, चाहे वो एशियन ममालिक में आता हो या दूसरे में, आप किसी से भी इस सिचुएशन को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ऐसी सूरत हाल से इस दुनिया को निपटना पड़ा है। और ये हर मुल्क जो है अपने माशी हालात के हिसाब से वेरी करती है सूरत हाल हर जगह। मैंने पिछली दफा भी ये बात की थी कि इंतहाई विजिलेंट हुकूमत है, जो जिस तरह की सिचुएशन आ रही है उस तरह से एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं और हर तरह से बैठ के डे टू डे सिचुएशन को एनालाइज करके उसके ऊपर। ये कहते हैं आप लोग इंतजार कर रहे थे शुरू में, जब पेशेंट्स बढ़े, जब आप लोगों ने खुद कहा कि मई का, सॉरी टू कट यू, प्लीज सवाल ले लें तशफीन साहिबा, जब शुरू में आप लोगों ने कहा कि मई का महीना पीक मंथ हो सकता है, पेशेंट नहीं बढ़े, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, हेल्थ जो एडवाइजर है उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि हमारी तवक्को से पेशेंट कम है, अब तो तवक्को से भी बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि अभी असद उमर साहब ने कहा कि अगले महीने तक 10 लाख पेशेंट हो जाएंगे पाकिस्तान में। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि डे टू डे जो सिचुएशन वेरी कर रही है उसको हम बेस्ट
स्ट्रेटजीज को अपना के उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी शख्स इस वक्त, मैं आपको दावे से कहती हूँ, कोई खड़ा होके, कोई डॉक्टर हो, कोई एक्सपर्ट हो, कोई बता दे कि ये इसकी क्या सूरत हाल होगी अगले महीने या उससे अगले महीने। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब की बात जी मैं करना चाहूंगी कि ये आप थोड़ा सा अगर पढ़ के बयानात देने लग जाए, या थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज हमारी थोड़ी सी देख लिया करें, उसके बाद आप बयान दें, ना कि सिर्फ खड़े होकर तनकीद बराए तनकीद करना शुरू कर दें। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी इसमें हमने गरीबों को कोई पैकेज नहीं दिया, गरीबों के लिए, मजदूर के, दिहाड़ीदार के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं ये हैरान हूं कि इसका तारीख का सबसे बेहतरीन पैकेज है 7 प्रोग्राम के नाम पे 1200 अरब रुपया मुख्तस किया गया। नहीं जी, ये आप सुने, गरीबों के लिए, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक ये पैकेज ये पहुंचा, और 150 अरब की जो इसमें मुख्तस किया गया है इसके लिए पैसा। इसके अलावा छोटे कारोबार को, तामीरात को हमने इमरात दी इस बजट के अंदर। ठीक है, आपका पॉइंट आया। हिना साहिबा, जवाब कीजिए प्लीज, तशवीन साहिबा मुख्तसर कीजिए, मुझे आगे भी बढ़ना कर रही हूँ मैं। बिजली के बिलों में जो 3 महीने की कमी की गई, उसके बाद स्टेट बैंक्स की बेइंतहा स्कीम्स आई जिसमें इनको रिलीफ दिया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से 900 अरब से भी वसूली। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल रिलीफ दिया गया। हिना साहिबा, तशवीन साहिबा तो कह रही है कि हमने बहुत ज्यादा रिलीफ दिया, बेस्ट इकदाम किए हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजी हमने अपनाई है कोरोना वायरस के खिलाफ। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं कोरोना वायरस के खिलाफ। हिना साहिबा, देखिए, मुझे लगता है जवाब के तशवीन साहिबा मेरी बड़ी ऑनरेबल कलीग हैं, लेकिन उन्होंने बजट को पढ़ा नहीं है और फाइनेंशियल नंबर्स नहीं देखे। अगर हम 2013 का जीडीपी देखें तो 5.5% जीडीपी ग्रोथ थी, और अब 2020 में -0.4 जीडीपी की ग्रोथ है। अगर हम इकोनॉमी का साइज देखें तो 315 बिलियन इकोनॉमी का साइज था 2018 में जब हमने छोड़ा, और इस वक्त इकोनॉमी का साइज 265 बिलियन है। 50 बिलियन डॉलर से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हुई है। इन्फ्लेशन परसेंटेज देखें तो 2018 में 4% था, अब 11% इन्फ्लेशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लें, 4% पे हम छोड़ के गए थे, ये 2% पे लेके आए हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव, सर्विस सेक्टर नेगेटिव। ये अपनी इतनी लंबी लिस्ट गिनवा रही थी चीजों की। 2 चीजें उनमें मैं ताशफीन साहिबा की ऐड कर दूं, वो जो 1 करोड़ नौकरियां आपने देनी थी और 50 लाख घर, वो 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी आपने, बहुत लोगों को बेरोजगार जरूर कर दिया है, और 50 लाख घर नहीं दिए, लेकिन जिन लोगों की ऑलरेडी घर थी उनकी छत जरूर छीन ली है। इसके अलावा ये हुकूमत रोज इमरान खान साहब ऑपोजिशन लीडर होते हुए रोज ये बात करते थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हर रोज के दिन में 12 करोड़ रुपए की करप्शन होती है। 12 करोड़ रुपए की रोज की करप्शन मल्टीप्लाई करे 365 डेज से, मल्टीप्लाई करे 2 साल से, तो 8000 बिलियन रुपए तो इन्होंने अभी बचा लिए होंगे ना। फिर ये कहते थे कि हुक्मरान करप्ट हो तो टैक्सेस नहीं देते। इनको शर्म आई है इस वक्त ये अपना टैक्स टारगेट से बिलो कितना गए हैं? तो ये पहले फिगर्स पढ़ लें, फिर ये कह दें कि हमारी कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, क्योंकि कोरोना से पहले भी जीडीपी 1.9% था। कोरोना से पहले भी हमारी इकोनॉमी आपने जिक्र किया टैक्स टारगेट का, कोरोना को ही वजह बनाया। मौजूदा हुकूमत ने कहा ये एक वजह बनी जिसकी वजह से पूरा ना हो सका, क्योंकि 4 महीने लॉकडाउन रहा और 4 महीने जो है वो एक बड़ा टाइम पीरियड होता है। दूसरा, आपने बताया कि इकोनॉमी श्रिंक हुई है, सारी दुनिया की मईशतें सुकड़ी है ना साहिबा। मैं आपको यही बात कर रही हूँ कि कोरोना से पहले 2019 में भी, तब तो कोरोना नहीं आया था ना, लास्ट ईयर के 2019 के एंड में जीडीपी ग्रोथ वाज ऑलरेडी 1.9, और इन्होंने फज करके फिगर्स पहले 3.3 दिखाते रहे, और बाद में जिस वक्त ईयर एंडिंग आया तो इनको मानना पड़ा कि 1.9 था हमारा जीडीपी ग्रोथ। 2009 में 385 बिलियन की इकोनॉमी थी, तब भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 30 बिलियन से। कोरोना से पहले 2019 में इनकी इन्फ्लेशन रेट 14% पे गया हुआ था। फूड इन्फ्लेशन 20 से 25% पे थी। तो मैं ये तो कह रही हूँ, कोरोना तो अब आया, जरूर मुतासर हुई होगी इकोनॉमी कोरोना से, लेकिन ये पहले भी इनके ये हालात थे। और दूसरी बात, इमरान खान साहब ने जितनी कंफ्यूज स्टेटमेंट कोरोना पे दी,
सबसे पहले तो उनको हमें कर्फ्यू और लॉकडाउन का फर्क बताते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने आके अवाम को कहा ये तो नॉर्मल। अच्छा, आज उन्होंने क्लियर किया ही, आज उन्होंने सिंध में बताया कि हमसे पूछे बगैर सख्त लॉकडाउन सिंध में लगा दिया, जिससे अवाम बहुत परेशान हुआ, गरीब तबका बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। आज फिर उन्होंने इसको क्लियर किया, सख्त लॉकडाउन और कंफ्यूज किया है। मुझे ये बताएं जवाद, आज लाहौर के अंदर लॉकडाउन फिर किसने लगाया है? सिलेक्टिव लॉकडाउन कौन कर रहा है? आप एक तो मुल्क में कह रहे हैं हम सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं, फिर उसी दिन आप जाके स्पीच करते हैं मैंने तो लॉकडाउन लगाया ही नहीं। लॉकडाउन तो अशरफिया ने लगा दिया है, लॉकडाउन तो एलीट ने लगा दिया है, लॉकडाउन तो एक फैशन है। मतलब ये आप कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। और दूसरी बात, जब WHO का सर्वे आया और WHO ने कहा कि 2 वीक्स का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें और 50,000 टेस्ट की पर डे कैपेसिटी करें, इसके अलावा 15 मई को सर्वे आया, उन्होंने कहा हाँ 15 मई को सर्वे आया, उसमें था कि लाहौर में, सिर्फ लाहौर में 6,70,000 केसेस होंगे, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो आप मेरी बात सुने, लोग कैसे मानेंगे? फिर यास्मीन राशिद साहिबा आके कहती हैं लाहौरी अवाम तो जाहिल है। आप बताइए। उन्होंने इसको भी क्लियर किया, उन्होंने कहा मैंने अपने समेत कहा था हम ऐसे लोग हैं, ये उन्होंने इसको क्लियर किया। इस बयान को लेकर उनका वीडियो पैगाम भी सामने आया। चले आपको पॉइंट है। अच्छा जी साहब, आप समझते हैं हुकूमती इक़दाम कोरोना के फैलाव को रोक सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये एक अजीब बहस है, लॉकडाउन या लॉकडाउन नहीं। लॉकडाउन का फेज गुजर गया। मैंने तो अब लॉकडाउन की बात ही नहीं की, मैंने कहा हुकूमती इक़दाम जो मौजूदा इक़दाम हैं ये रोक लेंगे कोरोना के फैलाव को। मैं ये कह रहा हूं कि लॉकडाउन के बाद हुकूमत क्या करती है, पूरी दुनिया में जो है वो लॉन्ग टर्म सप्रेशन की तरफ जाती है, यानी मास टेस्टिंग, मास ट्रैकिंग और सेलेक्टेड क्वारंटीन, ये स्ट्रेटजी है। इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जितना आप टेस्टिंग ज्यादा करेंगे, जितना आप ट्रैकिंग करेंगे, जितना आप सेलेक्टेड क्वारंटीन, जहां पे ज्यादा आपको लग रहा है कि इन इलाकों में फैलाव का खतरा है, वहां पे आप क्वारंटीन करते हैं सेलेक्टिव। यही स्ट्रेटजी होती है। मास लॉकडाउन से हम आगे निकल चुके हैं, यहाँ पे भी ये कम हुआ है, इसी तरीके से होगा। और आज हमने सिर्फ यही करना है कि उसकी तादाद को बढ़ाना है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन यह कि इमरान खान एब्सोल्यूट स्पॉट ऑन है, सही है कि वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इकोनॉमी के पहिए को भी चलाना है। ये एक स्टूपिड डिबेट है कि हम इकोनॉमी को लिंक करते हैं लॉकडाउन से और कोरोना से। लोग 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोई खाना नहीं दे सकता एक रात की। वो क्या करेंगे अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे, अगर वो रिस्क नहीं लेंगे, अगर वो गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने के खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने निकलना है, उन्होंने जॉब करने। ये एलीट जो है वो वाकई अपने एसी के कमरों में बैठ के लोगों को ये भाषण देते हैं कि अगर मेरे पास ही चॉइस है कि मैंने खाना खाना है और घर बैठना है तो मैं रिस्क लूंगा कोरोना पे और बाहर निकलूंगा। लिहाजा ये, लेकिन सर अगर खुदा ना खास्ता हम कारोबार को बचाते हुए सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट वाला कंट्री बन गया, आखिरी रिमेनिंग कंट्री खुदा ना खास्ता पाकिस्तान बन गया, तो फिर इकोनॉमी कहाँ रहेगी? कौन आएगा पाकिस्तान? कौन ट्रैवल करेगा पाकिस्तान? कौन हमसे रवाबित रखना चाहेगा? नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी रियल इकोनॉमी है, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। जब तक हमारे पास फूड है, खुराक है, पाकिस्तान हर मुल्क से बेहतर है। जो आर्टिफिशियल इकोनॉमी है वो इसी कपास को पैकेज करके उस पे एक इंटरनेशनल कंपनी का नाम लिखा जाता है। हमारे कोरोना में साबित हो गया कि हमारे पास फूड है, फूड सिक्योरिटी जब तक आपके पास है कोई लोग नहीं मरेंगे, लेकिन लोगों को निकलने दें, उनको काम करने दें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो हमारी रेशियो है वो 88%, 98% लोग जो है। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है। अच्छा जी साहब, मैं चाहूंगा तशफीन साहब का छोटा सा पॉइंट ले लूं ब्रेक से पहले। हिना परवेज साहिबा ने बहुत सारे सवाल आपकी तरफ उठाए, खास तौर पर उन्होंने कहा कि कोरोना को आप लोगों ने बहाना बनाया। मौजूदा बजट में जो GDP ग्रोथ है वो 9% कोरोना से पहले ही थी, बाद में आप लोगों को ऑफिशियल शो करना पड़ा एयर एंडिंग पर, और मईशत पहले ही तबाह हो चुकी थी कोरोना। मुख्तसर प्लीज जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। जो हिना मैं बहुत मुख्तसर जवाब दूंगी। देखें, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बहन को इतने फैक्ट्स, फिगर्स और नंबर्स याद हैं और वो याद बकायदा तैयारी करके आई हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि मुझे हैरानगी होती है कि सियाको सबाक के बगैर बात कैसे हो जाती है। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि कोरोना के ऊपर कोई क्यों सियासत करेगा और क्यों, और जबकि जो हमारे PM है इस वक्त, वो तो मतलब ये तो मानी हुई बात है कि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए जी। ना उन्होंने अपनी जायदादें बनानी है, ना उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। उन्होंने जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। और अगर हमें एक डिप्रेशन में गई हुई ग्रोथ मिलेगी तो पहले तो आप देखें जी, पहले तो खड्डा भरना पड़ता है ना, उसके बाद ऊपर दीवार खड़ी होती है। तो वो बिल्कुल आपका पॉइंट निकला है कि डिप्रेशन में गई हुई ग्रोथ पहले ही थी, खड्डे थे, उसे भरने में हुकूमत को टाइम लगा। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद आपका आंसर लूंगा हिना साहिबा। ब्रेक के बाद हम बात करें जी। कंफ्यूजन की बात इन्होंने की है जी। कंफ्यूजन इस बात पे होना बहुत बेहतर है कि मैं अवाम को बेरोजगारी से बचाऊं या कोरोना से बचाऊं।
उस बात पे होने से कि मेरे दादा अब्बा अमीर थे या गरीब थे या मेरी लंदन में प्रॉपर्टी है या नहीं है, इन कंफ्यूजन से अल्हम्दुलिल्लाह ये कंफ्यूजन अगर थोड़ी हो जाए तो बहुत जस्टिस फाइज़ ने हिना साहिबा से इसका जवाब ले लेंगे ब्रेक पर। लंदन में वो साबित हो जाएगी जी, हुई तो। चले एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हुकूमती इक़दाम के फैलाव को रोक सकेंगे या नहीं, लेकिन कोरोना के खिलाफ एक मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली आखिर कब बनेगी, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको किस तरह रोका जाए, हुकूमती इक़दाम काफ़ी हैं नाकाफ़ी हैं। हिना साहिबा, एक मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली कब बनेगी? क्या ज़रूरी है हुकूमत कोई भी इक़दाम करे, अपोजिशन उस पर तनकीद ही करे, उसके खिलाफ मुहिम ही चलाए? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट था कि शुरू में ही एक यूनाइटेड मैसेज आता फेडरल की तरफ से और बाकी सब सूबे उनको फॉलो करते। सबसे पहले तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फेडरल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए थी और इमरान खान साहब आगे आते, एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लेते और बिल्कुल आप ये चीज़ देखते कि सब सूबे उनको फॉलो करते। 3 सूबों में तो उनकी वैसी हुकूमत है, तो सिंध जो है, सिंध ने थोड़ी लीड लेने की कोशिश की, उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स किया। आज भी मैं सिंध को अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने वर्चुअल असेंबली का सेशन भी कॉल किया। इससे पहले भी वो आगे बढ़कर उन्होंने बहुत स्टेप्स लिए, लेकिन आपने देखा कि फेडरल ने बिल्कुल सिंध को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बल्कि इनके पीटीआई के अपने मिनिस्टर्स जो हैं आगे बढ़ के, कभी फैसल वाडा साहब, कभी गवर्नर जो हैं अली जैदी, कभी गवर्नर साहब ने कह दिया कि लॉकडाउन तो फैशन है। तो आई थिंक इसमें हमें फेडरल को चाहिए था एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाती ताकि सूबे उनको फॉलो करते। देखिए पंजाब, अच्छा ये तो हो गया ना हिना साहब, सॉरी टू कट यू, ये तो हो गया। अब मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली बनाने के लिए आप लोग ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत नहीं है, इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, PMLN तो एक्सपीरियंस्ड है, वो आकर बात कर ले, एक मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली बन जाए, एक अच्छा जेस्चर जाएगा पब्लिक के लिए भी। देखिए, हम तो 100% विलिंग है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब स्पेशली वापस आए हैं इसके लिए, ठीक है। मुशावरती इजलास हुआ जिसमें बिलावल साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, इमरान खान साहब भी थे। इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच की और उठ के चले गए। उन्होंने वो मुशावरती इजलास में ना शहबाज शरीफ की बात सुनी ना बिलावल साहब की। तो मेरी बात सुने कि हम लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रही है कि आप देखिए, शहबाज शरीफ साहब हैज बीन द CM ऑफ पंजाब फॉर द लास्ट 10 years एंड ही हैज बीन अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। जब डेंगी आया था तो हम डेंगी को कोरोना से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको पॉलिसी मेकिंग लेवल पे बताऊं कि किस तरह उन्होंने IT को यूज किया। उनका एक डैशबोर्ड था और उससे वो ट्रेस और ट्रैक करते थे एक एक जगह, एक एक घर में जहां डेंगी है। फिर सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन 100% यूज की। डेंगी के टेस्ट को हमने जो प्राइवेट जगहों पे थी उसको भी रेगुलर किया, 90 रुपीज का टेस्ट किया। कोरोना का ऑब्वियसली टेस्ट महंगा होएगा, 9000 का है, लेकिन गवर्नमेंट एटलीस्ट कॉस्ट प्राइस निकाल के उसको रेगुलेट तो कर सकती थी ना। सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्यों नहीं हुई? मेरी बात सुनिए कि जो सोशल मीडिया इनकी टीम्स हैं जो पूरा दिन विक्टिमाइज कर रही होती, कभी PMLN को या मियां साहब की एक कॉपी की तस्वीर आ जाए तो पूरे एक तस्वीर आ जाए तो वो लगी होती है, तो वो एटलीस्ट उस पे ये सोशल मीडिया काफी सारे फ्लॉज गिनवा दिए हिना साहिबा ने, ये तमाम तर फ्लॉज को दूर करें तो फिर एक मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली बन सकती है। जी मैंने पहले भी यही बताया और मैं आगे भी यही बता रही हूँ कि देखें, यूनाइटेड एक मैसेज जो है या स्ट्रेटजी है वो वफाक की तरफ से बनाई। वो ऐसे तो नहीं जाएगा ना, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच करें और उठकर चले जाएं, ऐसे तो फिर ऑपोजिशन नहीं रुकेगी। देखें अगर आप मेरी बात थोड़ी सी सुन लेंगे ना तो थोड़ी सी हमें सेंसिबल बात करनी चाहिए। देखें, बात ये है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वफाक की तरफ से दी गई थी, लेकिन सिचुएशन ये है क्योंकि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये आपके सूबों के ऊपर है कि वो किस चीज को किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से सूबे पे वो चीजें लागू करना चाहते हैं। ठीक है, ये टोटल उनकी डिस्क्रिप्शन में शामिल हो जाता है। वैसे सूबों को फॉलो करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वफाक को फॉलो करें, लेकिन अफसोस के कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी सियासत की, लेकिन उस चीज को खत्म कर दे क्योंकि वो चीजें पीछे रह गई हैं। अब बात यह है कि जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इमरान खान साहब लाहौर आए थे, पंजाब की इंतजामिया ने उनको कहा था कि आप लॉकडाउन करें और उन्होंने मना कर दिया। मैं बात कर रही थी, देखिए आप की बात पे मैं बोली नहीं हूँ, मेरी बात सुन लें। जो आपने इजलास की बात कर रहे हैं, अपोजिशन के रिक्वेजिशन पे वो इजलास बुलाया गया था
और इजलास से ठीक एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब की तरफ से लेटर आ गया था कि मैं ये इजलास अटेंड नहीं कर सकता, और वो इजलास में शामिल नहीं हुए थे। और दूसरी बात ये है कि इजलास में जब आपको एक हर बात हम इजलास की बात नहीं कर रहे, हम वर्चुअल मीटिंग की बात कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब, बिलावल और मुशावरती इजलास पार्लियामेंट के सेशन की बात नहीं कर रहे, जिसके फौरन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने हाथ भी जोड़े थे कि वापस आ जाएं बिलावल साहब के लिए, लेकिन उसके ऑपोजिशन ने भी वॉकआउट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बात यह है कि हुकूमत तो किसी तरफ से पीछे नहीं हट रही कि वो आपसे मुशावरत ना करे या आपकी तजवीज ना ले। बात यह है कि अभी जो हल रह जाता है, ये तो डिस्कशन से साबित हो गया कि देखें, ना तो ये बहस है कि लॉकडाउन है या स्मार्ट लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है, या ना तो ये बहस बाकी रह गई है कि टेस्ट कितने हुए हैं या टेस्ट कितने कर सकते हैं, या कि अब जो हल हमारे पास रह जाता है वो एसओपीज को फॉलो करना। अब एक न्यूट्रल राय भी ले लेते हैं। अच्छा जी साहब, कौन जिम्मेदार है मुत्तफिका हिकमत अमली ना बनने में, गवर्नमेंट या ऑपोजिशन? देखें जी, बात तो पूरी कर लेने दिया जी तशफीन साहब प्लीज तशफीन साहब पहले आप अपना पॉइंट पूरा करें। उसमें मैं ये कह रही हूँ कि एसओपीज को फॉलो कराना अब हम सब की जिम्मेदारी इस तरह बनती है, और उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हर मीडियम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो, प्रिंट मीडिया हो, हम हर एक को यूज कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है। प्लस हम अपने अपने हलकों में भी जाके ये लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं कि ये एसओपीज को फॉलो किया जाए और जुर्माने रखे जाए। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। अच्छा जी साहब, देखिए, इंडिया पॉलिसी के अलावा अपोजिशन और हुकूमत कभी मुतफिक नहीं हो सकते। सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने सियासत करनी है, लोगों के सामने अपने बयानियाँ रखने हैं। तो ये तो अगर आप करेंगे कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो इस वक्त पीटीआई की है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ एक इशू पे कन्वर्ज होगी, और जिसका नाम बेशक कोरोना हो, तो मेरे ख्याल में ये आप रियल पॉलिटिक के जो उसूल हैं उनसे नावाकिफ़ हैं। सियासत होनी है, इस पर करनी है, लोगों को एक मैसेज देना है। पीपल्स पार्टी ने मलाइन करना है पीटीआई को, पीटीआई ने नून लीग को करना है। तो ये बात यानी डिबेट नहीं है कि कौन जिम्मेदार है, लेकिन ये कि मैं इस बात पे हैरान हूं कि अपोजिशन इस वक्त गवर्नमेंट की जो भी वीकनेसेस हैं, जो चैलेंजेस हैं, उससे सियासी फायदा नहीं उठा सकती, कमजोर है, गवर्नमेंट सियासी फायदा ना उठा सकी। आपका पॉइंट आया, खता कलामी की माजरत चाहूंगा। जान अतकज़ई साहब, हिना परवेज भट्ट साहिबा, तशफीन सफदर साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इख्तिलाफ, तनकीद, तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ये सब कुछ बहुत हो गया, हुकूमत हो या अपोजिशन। अब वक्त है कोरोना के खिलाफ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आएं और एक लाहे अमल बनाएं। यही वक्त का तकाजा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।